उसकी गोलियां टारगेट तक का रास्ता एक ख़ास तरीके से तय करती है। इसे आमतौर पर ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। फायरिंग के दौरान या लड़ाई के वक्त हथियार का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए यह ज़रूरी है कि एक जवान स्मॉल आर्म्स के फायर के मूल्यों को अच्छी तरह समझे। लड़ाई में हथियार का इस्तेमाल, उसकी विशेषताएं और फायर के असूलों में गहरा ताल्लुक है। लड़ाई में फायर पर काबू रखते हुए उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए यह निहायत ही ज़रूरी है कि थ्योरी ऑफ स्मॉल आर्म्स के मूल्यों को भली भांति जानता हो। जिन हथियारों का कुतर 25 mm से कम है उन्हें स्मॉल आर्म्स या छोटे हथियार की कैटेगरी में डालते हैं। निशानेबाजी पर असर के बारे में जानकारी देना है। आपकी सहूलियत के लिए यह सीबीटी पैकेज 3 भागों में चलाया जाएगा। भाग 1 परिभाषाएं और डेंजर स्पेस पर असर डालने वाली बातें। भाग 2 गोलियों की उड़ान और उससे ताल्लुक़ रखने वाली बातें। और भाग 3 में मौसम के छोटे हथियारों पर असर। इस सीबीटी पैकेज परिभाषाएं और डेंजर स्पेस पर असर डालने वाली बातें। इस भाग में हम परिभाषाएं और डेंजर स्पेस पर असर डालने वाली बातों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब आप परिभाषाओं के बारे में जानने के लिए उस पर क्लिक करें। परिभाषाएं। इस भाग में आप थ्योरी ऑफ स्मॉल आर्म्स फायर से संबंधित कुछ ज़रूरी परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप जिस भी भाग के बारे में जानना चाहते हैं उस पर क्लिक। बैरल की लाइन। बैरल की लाइन उस फर्जी लाइन को कहते हैं जो ब्रीच ब्लॉक से बोर के बिल्कुल मध्य से होती हुई मजल तक जाती है। में एलिवेशन की लाइन। बैरल की लाइन को मजल एंड से आगे बढ़ा दें तो ये लाइन ऑफ एलिवेशन कहलाती है। गोली निकलने की लाइन। मजल से निकलने के बाद गोली जिस रुख में या जिस रास्ते होकर जानी चाहिए उसको गोली निकलने की लाइन कहते हैं। यह एक फर्जी लाइन है। जंप। यह उस फर्क को जाहिर करता है जो कि बैरल की लाइन और लाइन ऑफ डिपार्चर के बीच होता है। यह मजल की हरकत बुलेट के मजल छोड़ते वक्त राउंड के धमाके के कारण होती है। इसे नंगी आंख से आसानी से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि यह हरकत बहुत ही मामूली होती है और बहुत ही तेजी से होती है। जंप से गोली की ट्रेजेक्ट्री में भी फर्क पड़ता है, लेकिन इसका पूर्वानुमान लगाकर जीरोइंग के द्वारा इसको नकारा किया जा सकता है। जंप का कोण। यह वह कोण है जो बैरल की लाइन फायर होने के पहले और बैरल की लाइन फायर होने के बाद के बीच बनता है। थ्रो ऑफ। यह भी जंप की तरह ही है, लेकिन फर्क केवल बैरल की हरकत में होता है। जंप में बैरल केवल ऊपर या नीचे की हरकत करती है, लेकिन थ्रो ऑफ में बैरल दाहिने और बाएं की हरकत करती है। इसके असर को भी जीरोइंग करके नकारा जा सकता है। शिस्त की रेखा। शिस्त की रेखा उस फर्जी लाइन को कहते हैं जो फायरर की आंख बैक साइड के बीचों बीच फोर साइड टिप से होती हुई
पॉइंट ऑफ एम पर जाती है। क्वाड्रेंट एलिवेशन। फायर से पहले एक्सेस ऑफ बोर और समतल के बीच बनने वाला वह कोण क्वाड्रेंट एलिवेशन कहलाता है। ट्रैजेक्टरी। मजल को छोड़ने के बाद टारगेट को हिट करने तक या जमीन पर टकराने तक गोली का हवा में उड़ान के दौरान जो गोलाईदार रास्ता बनता है उसे ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ऊंचा निशान या कल्मिनेटिंग पॉइंट। उड़ान के दौरान गोली लाइन ऑफ साइट से जिस सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचती है उसे कल्मिनेटिंग पॉइंट। उतार का कोण या एंगल ऑफ डिसेंट। ऊंचा निशान के आगे ट्रैजेक्टरी के किसी भी भाग पर मापा जाने वाला वह कोण है जो कि समतल और ट्रैजेक्टरी के किसी भी भाग से खिंची स्पर्श रेखा के बीच छोटा कोण बनाता है। गिरने का कोण या एंगल ऑफ फॉल। यह ट्रैजेक्टरी के उस भाग पर जहां लाइन ऑफ साइट ट्रैजेक्टरी को काटती है बनने वाला वह कोण है जो कि उस भाग को खिंची स्पर्श रेखा और समतल के बीच बांटता है। दूसरे शब्दों में जहां बैरल से लेकर गुजरती समानांतर रेखा ट्रैजेक्टरी को काटती है उसे पॉइंट ऑफ फॉल कहते हैं। पॉइंट ऑफ फॉल पर ट्रैजेक्टरी से खिंची स्पर्श रेखा और समतल के बीच के कोण को एंगल ऑफ फॉल कहते हैं। ध्यान रखें कि इस स्थान पर एंगल ऑफ फॉल और एंगल ऑफ डिसेंट एक ही है। दिशा बदलना या रिकोशेट। गोली जमीन से या किसी अन्य स्थान से टकराने के बाद जब अपनी दिशा को बदल लेती है उसे दिशा बदलना या रिकोशेट होना कहते हैं। पानी से भी रिकोशेट होता है। पहली पकड़ या फर्स्ट कैच। यह ट्रैजेक्टरी पर वह पॉइंट होता है जहां पर गोली टारगेट के सबसे ऊंचे हिस्से से टकराती है। यह जमीन से संबंधित होता है। पहली रगड़ या फर्स्ट ग्रेज। यह जमीन पर वह पॉइंट होता है जहां फर्स्ट कैच के बाद जमीन पर गोलियां टकराती हैं। डेंजरस स्पेस। वह इलाका जो फर्स्ट कैच और फर्स्ट ग्रेज के बीच बनता है उसे डेंजरस स्पेस कहते हैं। कोन ऑफ फायर। ऑटोमेटिक हथियार से बर्स्ट फायर के दौरान गोलियां हवा में जिस आकार में फैलती हैं इसे कोन ऑफ फायर कहते हैं। यह आमतौर पर एक अंडे के आकार में फैलती हैं। इसमें ज़्यादातर गोलियां अंडे के बीचों बीच होती हैं। बीटन जोन। कोन ऑफ फायर की गोलियां जमीन पर गिरकर जो शक्ल बनाती हैं उसे बीटन जोन कहते हैं। इसकी बनावट रेंज और जमीन की बनावट के अनुसार अलग अलग होती है। एलएमजी का 500 मीटर पर बीटन जोन 175 मीटर बाय 2 मीटर का होता है और 1000 मीटर पर 115 मीटर बाय 4 मीटर का होता है।
डेंजरस जोन, डेंजरस स्पेस और बीटन जोन के बीच के इलाके को डेंजरस जोन कहते हैं। फायर को कारगर होने के लिए जरूरी है कि टारगेट डेंजरस जोन में शामिल हो। डेंजर स्पेस पर असर डालने वाली बातें। डेंजर स्पेस का बड़ा या छोटा होना चंद एक बातों पर निर्भर है, जो इस प्रकार से हैं। रेंज, ज़मीनी सतह से हथियार की ऊंचाई, ज़मीनी हालात, ट्रेजेक्ट्री का चपटापन और टारगेट की ऊंचाई। इन बातों को हम एक एक करके लेते हैं। रेंज, लंबे रेंज पर डेंजरस स्पेस कम होगा बनस्पत छोटे रेंज के। जमीनी सतह से ऊपर हथियार की ऊंचाई, अगर हथियार ऊंचाई पर होगा तो डेंजरस स्पेस छोटा बनेगा, और वही हथियार निचाई पर हो तो डेंजरस स्पेस बड़ा बनेगा। ज़मीनी हालत, डेंजरस स्पेस का बड़ा या छोटा होना बहुत हद तक ज़मीन की बनावट पर भी निर्भर होता है, क्योंकि ज़मीन की हालत के मद्देनज़र ही टारगेट या हथियार की ऊंचाई अलग अलग होगी। ट्रजेक्ट्री का चपटापन, यानी ट्रजेक्ट्री जितनी चपटी होगी डेंजरस स्पेस उतना ही ज़्यादा होगा। टारगेट की ऊंचाई, डेंजरस स्पेस टारगेट की ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। टारगेट जितना ऊंचा होगा डेंजरस स्पेस उतना ही ज़्यादा होगा। भाग 2, गोलियों की उड़ान और उससे ताल्लुक़ रखने वाली बातें। इस भाग को हम 3 हिस्सों में सीखेंगे। बैरल छोड़ने से पहले, जंप का महत्व और बैरल छोड़ने के बाद। जिस भी हिस्से को आप देखना चाहते हो, बैरल छोड़ने से पहले असर डालने वाली बातें ये इस प्रकार से हैं। गैस का दबाव, घुमाव या स्पिन, धमाका और रिकॉइल। गैस का दबाव, ज़्यादा गैस के दबाव से ज़्यादा मजल वेलोसिटी मिलती है, जिससे रेंज बढ़ता है, साथ ही ट्रजेक्ट्री भी चपटी होती है। घुमाव या स्पिन, बैरल के अंदर ग्रूव्स यानी चूड़ियों के होने से गोली को उड़ान के दौरान सिधाई मिलती है। धमाका और रिकॉइल, धमाके की वजह से और गोलियों के आगे बढ़ने से एक किस्म की थरथराहट पैदा होती है, जिससे जंप और थ्रो ऑफ पैदा होते हैं। जंप का असर को कुछ हद तक फैक्ट्री में साइटों की बनावट से दूर किया जाता है। जीरोइंग करने से भी इनका असर दूर हो जाता है। रिकॉइल का वैसे भी कोई खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब हथियार में सबसे अधिक रिकॉइल पैदा होता है तब तक गोली बैरल को छोड़ चुकी होती है। जंप का महत्व, हथियार में फायरिंग के बाद पैदा हुई थरथराहट के कारण ही जंप होता है। इसे हमने पहले परिभाषाओं में देखा है। जंप पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। जब लाइन ऑफ डिपार्चर बैरल की लाइन से ऊपर होता है तो जंप पॉजिटिव कहलाता है, और उसी भांति
अगर लाइन ऑफ डिपार्चर बैरल की लाइन से नीचे हो तो वह जंप नेगेटिव कहलाता है। हमेशा ही छोटे हथियारों में जंप पॉजिटिव ही होता है। जंप किन किन मुद्दों पर निर्भर करता है उन्हें देखें। स्टॉकिंग अप यानी फोर हैंड ग्रिप को बॉडी और बैरल से कस देना। फोर हैंड ग्रिप के टेढ़े होने पे, स्क्रू का ढीला होने से या फोर हैंड ग्रिप और बैरल के बीच किसी चीज के आ जाने से जंप पर असर पड़ता है और जंप कम या अधिक होता है। बेनेट का फायर पर असर। बेनेट चढ़ाकर फायर करने से भी फायर पर असर पड़ता है। बेनेट चढ़ाकर फायर करने से गोलियां नीचे लगती हैं। इसलिए जवानों से ट्रेनिंग के दौरान बेनेट लगाकर फायर करवाएं ताकि इसके पड़ने वाले फर्क का पता चले। रेस्टिंग दी वेपन या हथियार को सहारा देने की जगह। ज़ूरिंग अनसपोर्टेड पोजीशन से होता है, इसलिए जब हम सपोर्टेड फायर करते हैं तो जंप में फर्क आता है। इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अनुसार अलग अलग सपोर्ट से अलग अलग जंप का असर होगा और गोलियां फैल कर लगेंगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पीछे सहारा लेने से गोलियां नीचे लगेंगी, जैसे कि मैगजीन टिकाकर फायर करने के कारण होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आगे सहारा होने से गोलियां ऊपर लगेंगी। बैरल में तेल का होना। बैरल, चैम्बर या राउंड पर तेल होने से अतिरिक्त गैस पैदा होती है, जिससे मजल वेलोसिटी बढ़ जाती है, धुआं अधिक पैदा होता है और गोलियां ऊपर लगती हैं। ऐसी हालत में फायर करने से बैरल बल्ज होने का खतरा भी रहता है और इनएक्यूरेसी बढ़ जाती है। बेनेट का फायर पर असर। बेनेट चढ़ाकर फायर करने से भी फायर पर असर पड़ता है। बेनेट चढ़ाकर फायर करने से गोलियां नीचे लगती हैं। इसलिए जवानों से ट्रेनिंग के दौरान बेनेट लगाकर फायर करवाएं ताकि इसके पड़ने वाले फर्क का पता चले। बैरल छोड़ने के बाद गोली पर असर करने वाली बातें यह इस प्रकार से हैं। हवा का प्रतिरोध। जब गोली बैरल को छोड़ती है तो इस पर हवा का असर पड़ता है, जिससे इसकी रफ्तार में कमी आ जाती है। साथ ही दाहिने या बाएं से चलने वाली हवा का भी असर गोली की मार पर पड़ता है। सामने या पीछे से आने वाली हवा का असर कम रेंज पर नहीं पड़ता है। जमीनी खरोंच या गुरुत्वाकर्षण शक्ति का असर। इसके कारण भी गोली की उड़ान पर फर्क पड़ता है। जैसे जैसे रेंज बढ़ता है, यह असर अधिक होता जाता है। इन दोनों व्याख्याओं से गोली टारगेट पर पहुंचते पहुंचते एक गोलाईदार रास्ता तय करती है। ज्यों-ज्यों रेंज बढ़ता है, साथ ही गोली की रफ्तार में कमी आती है। इससे गोली अधिक रेंज पर ज्यादा तेजी से जमीन की तरफ आती है। फिक्स्ड लाइन लगाना। आमतौर पर आप सभी को
एलएमजी को साइट करते वक्त फिक्स्ड लाइन का चुनाव करना पड़ता होगा, और शायद आप यह भी जानते होंगे कि फिक्स्ड लाइन का चुनाव हम 600 गज दूर ज़मीन पर करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि 600 गज दूरी तक गोली ज़मीन से 4.5 फीट ऊपर उठती है, जिससे टारगेट को बर्बाद करने में आसानी होती है। बीटन जोन के लिहाज से माफ़ी गलती। अगर रेंज का सही अनुमान लगाने में फायरर गलती करता है तो वह एलएमजी पर भी गलत रेंज लगाएगा, लेकिन अगर गलती केवल 50% बीटन जोन के तक ही है तो वह एलएमजी के बीटन जोन के कारण टारगेट को अपनी चपेट में ले लेगी। कहने का मतलब है कि अगर गन पर सही रेंज लगा है तो टारगेट बीटन जोन के बीचों बीच आ जाएगा। 50% से ज़्यादा की गलती है तो वह टारगेट को कवर नहीं कर पाती। लाइन ऑफ साइट और ट्रैजेक्टरी का संबंध। 25 गज पर एसएलआर की गोलियां पॉइंट ऑफ एम से 1/4 इंच नीचे लगती हैं और 100 गज पर 2 इंच ऊपर लगती हैं और 200 गज पर पॉइंट ऑफ एम पर लगती हैं। भाग 3 मौसम का छोटे हथियारों तथा फायर पर असर। इस भाग में हम मौसम का छोटे हथियारों तथा फायर पर होने वाली असर के बारे में बात करेंगे, जो इस प्रकार से हैं: ऊंचाई, तापमान, रोशनी, आर्द्रता, ऊंचाई और गीला एमुनेशन का मिला जुला असर। आप जिस भी भाग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। ऊंचाई। समुद्र तल से जगह की ऊंचाई का भी फायर पर असर पड़ता है। जैसे 12,000 फीट या उससे ऊंचे स्थान पर गोलियां ऊपर लगती हैं, क्योंकि इन स्थानों पर हवा का दबाव कम होता है, जिससे हवा की प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। साथ ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति का भी असर कम होता है, जिससे गोलियां ऊपर लगती हैं। 12,000 फीट पर राइफल और एलएमजी का फायर 200 गज पर पॉइंट ऑफ एम से 6 इंच ऊपर लगता है। जीरोइंग का इन इलाकों में खास महत्व होता है। तापमान। गीला एमिनेशन। कम तापमान वाले इलाके में एमिनेशन में गीलापन आ जाता है, जिससे बारूद धीरे जलता है, जिसकी वजह से कम मजल वेलोसिटी पैदा होती है और गोलियां नीचे लगती हैं। बैरल का गर्म होना। यदि बैरल ठंडी होगी तो बारूद धीरे जलेगा, जिससे कम मजल वेलोसिटी पैदा होगी और गोलियां नीचे लगेंगी। इसीलिए सर्द इलाके में बैरल को धीरे धीरे गर्म करने के लिए पहले सिंगल शॉट फायर करना चाहिए। गर्म तापमान वाले इलाके में एमिनेशन गर्म रहता है, जिससे वह जल्दी आग पकड़ता है और ज़्यादा मजल वेलोसिटी पैदा होती है, जिससे गोलियां ऊपर लगती हैं, परंतु इसका असर बहुत ही मामूली होता है। रोशनी का असर। अगर मौसम में बहुत ज़्यादा धूल होगा या घटा या बादलों के कारण रोशनी कम होगी तो यकीनन हथियार की फोरसाइट साफ मौसम के बनस्पत कम साफ दिखाई देगी। इस तरह अगर तेज रोशनी होगी तो दोहरी या नकली फोरसाइट दिखाई देगी। इससे एलिवेशन पर असर पड़ेगा और गोलियां ऊपर या नीचे लगेंगी। हमेशा याद रखें, लाइट अप
साइट अप, लाइट डाउन, साइट डाउन। आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। आर्द्रता अधिक होने से हवा का घनत्व बढ़ जाएगा और नोज हवा के प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। ऐसी हालत में गोलियां नीचे लगती हैं। ऐसे इलाके में शिस्त को ऊपर रखना चाहिए। ऊंचाई और गीले एमिनेशन का मिला जुला असर। क्योंकि ऊंचाई का असर अधिक होता है, इसलिए गोलियां ऊपर ही लगती हैं। ऐसे इलाके में जीरोइंग का खास महत्व होता है। से इनके पहलुओं का निशानेबाजी के प्रशिक्षण के दौरान इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा करने से जहां उसका फायर बेहतर होगा, वहीं उसका अपने हथियार से बेहतर तालमेल भी स्थापित होगा। आपने इस पैकेज के दौरान इन सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात यह अवश्य ही महसूस किया होगा कि ये छोटी छोटी बातें कितनी आम होती हैं। कई ऐसे पहलू जिन पर पहले आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा, अब आपकी समझ के दायरे में हैं, और आशा है कि आप अपने हथियारों को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे।